सो वी वर चेकिंग दैट कि क्या क्या ऐसे ऑफेंसेस है जो 132(1) ए बी सी डी में लिखे गए हैं। ओके, अब अरेस्ट के प्रोविजंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, 132(1) ए बी सी डी एंड अदर्स। ओके, 132(1) ए बी सी डी यहाँ पर लिखे हुए 132(1) ए बी सी एंड डी पढ़ते क्या? सप्लाइज विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस विद द इंटेंट टू इवेट टैक्स। क्या ये व्हाइट पैच आ जाता है? पता नहीं, वीडियो के स्टार्टिंग में ही आता है, ये बाद में नहीं आता। चलो चला गया। सो 132(1) ABCD क्या है? सप्लाइज विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस विद द इंटेंशन टू इवेट टैक्स। सेकंड, आपने इनवॉइस इशू किया, ओके, विदाउट सप्लाई लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, अवेल्स आईटीसी यूजिंग इनवॉइस एज रेफर टू अबव। मतलब ऐसे इनवॉइस मतलब ऐसा आईटीसी लिया जो अबव प्रोविजन को कॉन्ट्राविन कर रहा है। नेक्स्ट, कलेक्ट्स एनी टैक्स बट फेल्स टू पे द सेम टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पेमेंट्स बिकम ड्यू। मतलब ड्यू डेट से लेकर के 3 महीने में अगर आपने पे नहीं किया तो। सो ये चार ऑफेंसेस जो होते हैं, ये चार जो ऑफेंसेस हैं, ये चार ऑफेंस के लिए कुछ अलग प्रोविजंस हैं। ओके, एंड उसको छोड़ करके दूसरे ऑफेंसेस के लिए अलग प्रोविजंस है। ओके, उसमें भी दो अलग पार्ट है। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे, पहले हम लोग 132(1) ABCD की बात कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या कहा जाता है, अगर आपका टैक्स इवेजन का अमाउंट, ध्यान से सुनना, गुड्स के वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टैक्स इवेजन की बात कर रहा हूं। अगर टैक्स इवेजन इज मोर देन 1 CR बट अप टू 2 CR, मोर देन 1 CR बट अप टू 2 CR, देन इस केस में आप अरेस्ट नहीं हो सकते। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड। आपको कोई ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 2 करोड़ से कम के ऑफेंसेस, अप टू 2 CR के जो ऑफेंसेस होते हैं, इन दैट ऑफेंसेस यू कैन नॉट बी अरेस्टेड। इज दैट क्लियर? अब उन ऑफेंसेस को हम कहते हैं नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल। नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल मतलब, यहाँ पर पहली बात तो एक समझना कि नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। ओके, अरेस्ट नहीं हो सकते। मतलब आप कोर्ट में जाकर के अरेस्ट वारंट नहीं लेके आ सकते, क्योंकि कोर्ट आपको पूछेगा कि वेदर यू हैव पावर टू अरेस्ट। आप बोलोगे कि सर ऑफेंस तो 2 करोड़ से कम है, तो कोर्ट कहेगी कि सर अगर ऑफेंस 2 करोड़ से कम है तो आप अरेस्ट कर ही नहीं सकते उसको, तो मैं अरेस्ट वारंट क्यों दूं? तो इन दिस केस अरेस्ट तो हो ही नहीं सकता। दिस ऑफेंसेस आर कॉल्ड एज नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस। ओके, अब यहाँ पर क्या फाइन एंड पेनल्टी का प्रोविजन है? फाइन एज एप्लीकेबल, जो भी फाइन होगा गुड्स के ऊपर, जो भी सर्विस आपने दी है, चोरी वगैरह की है, उसका जो भी फाइन है वो आपको पे करना होगा। एंड इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 1 year, मिनिमम 6 months। ध्यान से सुनना, अभी आपके दिमाग का जो डाउट है ना वो क्लियर हो गया होगा। मैंने आप लोग को अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट का डिफरेंस बताया था, याद है? अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट में क्या डिफरेंस था? अरेस्ट मतलब क्रिमिनल चार्ज, अरेस्ट मतलब चार्ज, क्रिमिनल मतलब ऐसा जरूरी नहीं क्रिमिनली, बट आपके ऊपर क्राइम का चार्ज है, देर इज चार्ज, मतलब आपने कुछ अपराध किया है, ये प्रूव्ड है सबूत के साथ। वेरएज इम्प्रिजनमेंट के केस में कोई सबूत नहीं है, बट मुझे बस तहकीकात करनी है, मुझे लग रहा है कि भाई आपने इवेट किया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर इफ ऑफेंस इज अप टू 2 CR यू कैन बी इम्प्रिजन्ड बट यू कैन नॉट बी अरेस्टेड। इज दैट क्लियर? आपके ऊपर कोई क्राइम का चार्ज नहीं है, आपने कुछ अपराध किया ऐसा नहीं माना जाएगा अरेस्ट के पर्पस के लिए, अगर अप टू 2 CR का कुछ टैक्स इवेजन नहीं होता। ठीक है, अगर 132(1) ABCD के ऑफेंसेस मोर देन 2 CR के हैं अप टू 5 CR, ठीक है, ध्यान से सुनना एक बात, अगर मोर देन 2 CR है, मोर देन 2 CR, ध्यान से, अप टू 5 CR की बात नहीं कर रहा हूं, मोर देन 2 CR है, देन आप अरेस्ट हो सकते हो, आपको ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है इफ इट इज मोर देन 2 CR। बट इफ इट इज अप टू 5 CR देन इट नीड्स द अरेस्ट वारंट लगेगा अप टू 5 CR के केस में। क्यों? क्योंकि दिस ऑफेंसेस वुड बी कॉल्ड एज नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल। मैंने आपसे कहा था नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट वारंट चाहिए। ओके, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के लिए कोई अरेस्ट वारंट नहीं चाहिए, बिना अरेस्ट वारंट के आप अरेस्ट
हो सकते हो। ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है बिना बिना अरेस्ट वारंट के। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा संगीन अपराध है। इट मीन्स दे आर मोर देन 5 CR। समझ में आ रही है बात? कितना अच्छे से लिंक्ड है ये प्रोविजन, समझ में आया? तो सबसे पहला तो एकदम छोटा मोटा ऑफेंस। छोटा मोटा मतलब है तो बड़ा ही, वैसे अपने लिए तो बड़ा ही है भाई, 2 करोड़ मतलब। सो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू छोटा ऑफेंस है। अप टू 2 CR, अप टू 2 CR गवर्नमेंट बोलता है कि अरेस्ट नहीं हो सकते आप, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, ओके। बट फाइन भरना पड़ेगा, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 1 साल तक का, मिनिमम 6 मंथ्स, मिनिमम 6 मंथ्स। हर केस में मिनिमम इम्प्रिजनमेंट इज 6 मंथ्स, मैक्सिमम हर केस में मैंने लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट, आप अरेस्ट नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए अरेस्ट? क्योंकि आपका ऑफेंस 2 करोड़ से कम था। बट अगर ऑफेंस आपका 2 करोड़ से ज्यादा है तो अरेस्ट हो सकते हो, यू कैन बी अरेस्टेड। अब अरेस्ट होने का दो पॉसिबिलिटी है। एक तो अरेस्ट वारंट के अगेंस्ट, ठीक है, अरेस्ट वारंट है आपके पास एंड अरेस्ट कर रहे हो। दूसरा दूसरा अरेस्ट वारंट की कोई जरूरत ही नहीं है एंड ऑफिसर आपको अरेस्ट करके लेके जाएगा। वो होता है कॉग्नाइजेबल, एंड उसके पहले जो मैंने बोला वो होता है नॉन कॉग्नाइजेबल। कॉग्नाइजेबल मतलब कि बहुत ही ज्यादा संगीन, यहाँ पर कोर्ट का अप्रूवल का जरूरत नहीं है। अगर इट इज प्रूव्ड कि भाई आपका ऑफेंस 5 करोड़ से ज्यादा है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है एंड उसे हम कहेंगे कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, नॉन वेलेबल ऑफेंस, ठीक है। एंड अगर 2 करोड़ से ऊपर है पर 5 करोड़ तक है, अप टू 5 CR, then in this case you can be arrested, no doubt, but that offense would be non cognizable and bailable। मतलब यहाँ पर अप्रूवल लगेगा, यहाँ पर अप्रूवल नहीं लगेगा। समझ में आया? अब फाइन और पेनल्टीज की बात कर लेते हैं। जो 2 करोड़ से 5 करोड़ तक के ऑफेंस है, ठीक है, मोर देन 2 CR बट अप टू 5 CR, उसमें फाइन तो भरना ही पड़ेगा, बट इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years हो सकती है। अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, मिनिमम 6 मंथ्स। जो 5 करोड़ से ज्यादा के ऑफेंस है उनके लिए 5 साल की सजा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट, मिनिमम 6 मंथ्स। इज दैट क्लियर? समझ में आया? वापस से एक बार ब्रीफ अप कर रहा हूँ। 132(1) ABCD के ऑफेंस की बात कर रहे हैं। अगर मोर देन 1 CR है, अप टू 2 CR है, ठीक है, इस केस में आप अरेस्ट नहीं हो सकते, इस केस में आप अरेस्ट नहीं हो सकते, ओके। अरेस्ट होने के लिए, मतलब ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए ऑफेंस शुड बी ऑफ मोर देन 2 CR। सो मोर देन 2 CR के हर ऑफेंस में वो अरेस्ट कर सकता है, ठीक है, बट अरेस्ट वो विथ अरेस्ट वारंट कर सकता है इफ ऑफेंस इज अप टू 5 CR, ओके। अगर 5 CR से ज्यादा का ऑफेंस है, ठीक है, 5 CR से ज्यादा का ऑफेंस है, देन उसको कोर्ट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो बिना अरेस्ट वारंट के आपको अरेस्ट कर सकता है। इट इज कॉल्ड एज कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। एंड हर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में, ठीक है, अरेस्ट करने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना पड़ेगा विद इन 24 hours ऑफ सच अरेस्ट। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं अदर देन 132(1) ABCD, ठीक है, ये 132(1) ABCD का था। अब अदर देन 132(1) ABCD, अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक आएगा? ई से लेकर के एल तक, ठीक है, मतलब ए, छोटा ए, बी, सी, डी, ओके, यहाँ तक एक पार्ट है। देन ई से लेकर के एल तक एक पार्ट है, एंड ई से लेके एल तक में कुछ को हमने बाइफरकेट किया, ठीक है, एफ, जी एंड जे, ठीक है, ई से लेके एल तक में एफ, जी एंड जे, अदर देन एफ, जी एंड जे, एंड एफ, जी एंड जे, एफ, जी, जे, इनके लिए कुछ अलग है, एंड अदर देन एफ, जी, जे, ठीक है, अदर देन एफ, जी, जे, ई से एल के बीच वाले, अदर देन एफ, जी एंड जे। अब ये ऑफेंसेस क्या क्या है पहले एफ, जी, जे समझ लेते हैं, ठीक है, उसको छोड़ करके बाकी सारे इसमें कवर हो जाएंगे। एफ, जी, जे क्या है देखो, एफ, जी, जे, यहाँ पर टिक मार रहा हूँ, एफ, जी एंड जे, falsifies or substitutes financial records or produces fake accounts or documents or furnishes any false information with the intent to evade payment of tax। मतलब आपने रिकॉर्ड छुपा दिया, मिटा दिया, कट कर दिया, फाड़ दिया पेज, ऐसे टाइप की चीजों को हम कहते हैं 132(1) F का ऑफेंस, ओके। obstructs और prevents any officer in discharge of duties, मतलब ऑफिसर बोलता है कि मेरे को ये चेक करना है, मैं उसको बोलता हूँ अरे सर इसमें कुछ भी नहीं है, आप चेक मत करो प्लीज, जाओ प्लीज प्लीज प्लीज,
इसमें कुछ भी नहीं, ये मेरा बहुत पर्सनल, इसमें मेरे और मेरी वाइफ की कुछ फोटोज है जो आपको मैं देखने नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर आप चेक मत करो। मतलब ऐसा कुछ आर्गुमेंट कर रहा है वो। ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसी चीजें जो ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, जो ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं टू परफॉर्म द परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफिसर। ओके, उसको अपना ड्यूटीज करने से रोक रहा है। बोल रहा है कि यहाँ पर भगवानों की फोटो है, यहाँ पर आप लोग हाथ नहीं लगा सकते। हम लोग भी बिना पूजा के कपड़े पहने हम हाथ नहीं लगाते। इस अलमारी में भगवान के फोटोज हैं, आप लोग हाथ मत लगाओ प्लीज। यहाँ पर पैसा तो कुछ नहीं है, भगवान के यहाँ पर पैसा थोड़ी रखते हैं। भगवान तो कहते हैं कि वे सब दान दे दो, तो हम दान दे देते हैं। आप यहाँ पर हाथ मत लगाओ, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि obstruct or prevent any officer in discharge of duties, so in this case this is called as offense of 132(1)(g). Please don't take anything personal, okay? कुछ भी पर्सनल मत लेना, ऑफेंसिव मत लेना। ये जस्ट एक एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। नेक्स्ट, जे 132(1)(j, tampers with or destroys any other material or evidence or document। अगर आप कुछ मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देते हो, टेम्पर करते हो, then in that case it is called as offense of 132(1)(j। so F, G and J इन ऑफेंस के लिए कोई अरेस्ट नहीं कर सकता आपको। ओके, छोटे मोटे ऑफेंस है, इनके लिए कोई अरेस्ट नहीं हो सकता है। अरेस्ट तो हो ही नहीं सकता वैसे मैं कहूँ तो। जो 132(1)(e) से लेके L तक का ऑफेंस है उसमें आपको कोई अरेस्ट कर ही नहीं सकता है। ये पेक्युलरिटी है, ये पेक्युलरिटी है। ओके, 132(1)(e) से लेके L तक का पेक्युलरिटी क्या है? These all offenses are non-cognizable. These all offenses are such wherein person cannot be arrested। समझ में आया? ओके, अब 132(1)(f)(g)(j) को अलग क्यों किया? क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं है अमाउंट्स की। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट इवेट किया ना, काम करने नहीं दिया, टेम्पर किया। ठीक है, इसमें अमाउंट है ही नहीं। हम ऐसा थोड़ी कह सकते कि ये पेपर के ऊपर जो वैल्यू थी इतना टैक्स इवेट किया, ऐसा नहीं। तो F, G, J ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां पर कुछ गुड्स का चोरी या फिर टैक्स इवेजन जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हम नहीं मेजर कर सकते। सो ऐसे में सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और विथ फाइन और बोथ। मतलब इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या तो फिर फाइन आपको भरने बोल सकता है या फिर दोनों ही करने कह सकता है। ओके, नेक्स्ट एफ जी जे छोड़ के ABCD छोड़ के जो भी ऑफेंस बचे उसमें अगर टैक्स का एवेजन इफ इट इज मोर देन 1 CR but up to 2 CR, again more than second branch more than 2 CR up to 5 CR, more than 5 CR, अब इसमें अरेस्ट तो हो नहीं सकते। ओके, एंड ऑल द ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस। अब यहाँ पर सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, फाइन एज एप्लीकेबल आपको भरनी पड़ेगी। ओके, फाइन जो है वो भरनी पड़ेगी। एंड इम्प्रिजनमेंट मोर देन 1 CR अप टू 2 CR, इम्प्रिजनमेंट कैन बी अप टू 1 year, मिनिमम 6 months। 2 करोड़ से ज्यादा है पर 5 करोड़ तक है, देन इम्प्रिजनमेंट 3 साल का हो सकता है, मिनिमम 6 months। मोर देन 5 CR का अगर टैक्स इवेजन है देन इम्प्रिजनमेंट कैन बी अप टू 5 CR। अब आपको इसको याद कैसे रखना है? याद कैसे रखना है? अभी मोर देन 1 CR बोला, ओके, तो अप टू 1 year याद रखो। क्लियर है? मोर देन 2 CR बट अप टू 5 CR बोला, मतलब 5 - 2 3, तो 3 साल की सजा हो सकती है। मोर देन 5 CR मतलब 5 years। समझ में आया क्या? मतलब इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं बेटर वे में। नेक्स्ट, अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन मतलब अगली बार अगली बार कोई भी ऑफेंस किया आपने 132 वाला, कोई भी ऑफेंस, जरूरी नहीं है कि ABCD वाला करो, अदर देन FGJ करो, ऐसा कुछ भी हो सकता है 132 का ऑफेंस। ठीक है, देन इन दैट केस देन इन दैट केस आपका जो भी पनिशमेंट होगा फॉर दैट पर्टिकुलर सेकेंड एंड अदर subsequent offense which will be for a imprisonment which may extend to 5 years। ठीक है, पहली बारी के लिए ये सब है, ऊपर जो हमने पढ़ा वो पहली बारी के लिए। बट अगर आप अगली बार ऐसा ही कुछ करते हो देन आपका इम्प्रिजनमेंट 5 साल तक किया जा सकता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले कर चुके हो, आपको सजा मिल चुकी है, फिर भी आप नहीं सुधरे ना, तो अब 5 साल के लिए आप सजा भुगतो। समझ में आया? एंड विद अ फाइन विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट, कोई लिमिट नहीं लगी।
अगर आपको क्वेश्चन में कहता है कि ऑलरेडी 2 साल 3 साल पहले ऑफेंस हो चुका था इससे, एंड अब ये ऑफेंस कर रहा है अप टू 1 CR, अप टू 1 CR, सॉरी अप टू 2 CR, ओके, मतलब मोर देन 1 CR बट अप टू 2 CR, देन आपको यहाँ पर स्ट्रिक्टली लिख देना है कि 5 साल की सजा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, ठीक है, फाइन भरना पड़ सकता है, ओके। यहाँ पर कोई मॉनिटरी लिमिट नहीं लगेगी। अगर क्वेश्चन में मॉनिटरी लिमिट दी हुई है फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस, देन इट इज फॉर योर कंफ्यूजन, ओके, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। सब्सिक्वेंट ऑफेंस में अगेन कह रहा हूँ कोई मॉनिटरी लिमिट नहीं लगती, ठीक है। सो हियर वी आर कंप्लीट विद द अरेस्ट प्रोविजंस, ओके, अरेस्ट का प्रोविजंस हो चुका है। सो 132(1) ABCD में क्या सीखा हमने? यहाँ पर अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, एक केस में अरेस्ट नहीं हो सकता है, ओके, अरेस्ट नहीं हो सकता है वहां पर, वंस अप टू मोर देन 1 CR बट अप टू 2 CR वहां पर अरेस्ट नहीं होगा, इट वुड बी नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 1 साल का, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 132(1) ABCD का ऑफेंस मोर देन 2 CR अप टू 5 CR। अब मोर देन 2 CR के सारे ऑफेंस पर आप अरेस्ट हो सकते हो, खाली डिफरेंस ये है कि मोर देन 2 CR बट अप टू 5 CR इसमें कोर्ट का अप्रूवल लगेगा, मोर देन 5 CR इट इज अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, वहां पर अप्रूवल नहीं लगता है, ठीक है। देन जो मोर देन 2 CR अप टू 5 CR है उसके लिए आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 3 साल के लिए, मोर देन 5 CR है तो फिर 5 साल के लिए। अब यहाँ पर ना अरेस्ट के रिलेटिंग कुछ सेफगार्ड्स मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, पॉइंट नंबर 2 से पढ़ेंगे हम, ओके। Cognizable offenses, that is cognizable non-bailable offenses, means such an offense where person can be arrested without arrest warrant, मैंने आप लोग को बता दिया, and can be investigated without permission. In case of cognizable offense, the officer authorized to arrest the person shall inform such person the grounds of arrest. जिस कारण के लिए आपको अरेस्ट किया गया है आपको बताना पड़ेगा उसको, ठीक है, एंड प्रोड्यूस हिम बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। कमिश्नर बाय एन ऑर्डर, ध्यान से सुनना, कमिश्नर बाय एन ऑर्डर authorizes CGST officer to arrest a person. Commissioner of Central Tax. Commissioner of Central Tax is the authority who can authorize the arrest. बहुत ही इंपॉर्टेंट, जॉइंट कमिश्नर के पास, एडिशनल कमिश्नर के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं। अगर अरेस्ट करवाना है आपको किसी इंसान को तो आपको परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? कमिश्नर से लेनी पड़ेगी, नॉट फ्रॉम जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर। अगर हम इंस्पेक्शन सर्च की बात की थी हमने जब, ओके, तो हमने क्या कहा था कि जॉइंट कमिश्नर का अपने को अप्रूवल लगता है, मतलब जॉइंट कमिश्नर या तो फिर उसके ऊपर के रैंक वाले, बट यहाँ पर कमिश्नर का ही लगेगा, इज दैट क्लियर? इन केस ऑफ नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस दैट इज बेलेबल ऑफेंस, बेल कैन बी कंसिडर्ड बाय असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर। बेल पे आप छोड़े जा सकते हो इफ बेल इज ग्रांटेड बाय असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर। टैक्स एवेजन का क्या मतलब है? टैक्स एवेजन मीन्स Tax evasion means any amount of tax evaded, ITC wrongly availed, utilized और amount wrongly refunded, ठीक है, आपने erroneous refund claim किया, so इन सबको हम कहेंगे tax evasion, is that clear? तो यहाँ पर अपना हो चुका है सेक्शन नंबर 69। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 70 की। सेक्शन नंबर 70 एंड 71 की बात करेंगे, 72 एकदम छोटा सा है। यहाँ पर गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट है, यहाँ पर मैं होल्ड कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड आप इसको रीड कर लेना, ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एक्सप्लेन द सेफगार्ड्स प्रोवाइड अंडर सेक्शन 69 टू अ पर्सन होम हु इज प्लेस्ड अंडर अरेस्ट, जिसके ऊपर अरेस्ट, जिसको अरेस्ट किया गया है उसके ऊपर क्या सेफगार्ड्स है वो आप बताइए, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना क्या कहते हैं ये। फॉलोइंग सेक्शन 16 प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सेफगार्ड्स टू अ पर्सन हु इज प्लेस्ड अंडर अरेस्ट। आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा, ओके। अगर आपका नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के लिए आप अरेस्ट किए गए हो, ध्यान से सुनना, क्या आप नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किए जा सकते हो? यस, किए जा सकते हो इफ योर ऑफेंस इज ऑफ 132(1) A, B, C एंड D
एंड योर ऑफेंस इज ऑफ मोर देन 2 CR बट अप टू 5 CR। इस केस में आप अरेस्ट हो सकते हो, एंड दिस ऑफेंस वुड बी कॉल्ड एज नॉन कॉग्नाइजेबल बिकॉज इट इज लेस देन 5 CR, लेस देन इक्वल टू 5 CR। समझ में आया? सो ऐसे ऑफेंस में जो बेल होगी वो कौन देगा? असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर। ओके। एंड अरेस्ट के टाइम पर सारे के सारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, 1973 का जो एक्ट है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 70 वेरी नॉर्मल सेक्शन में आपको इसको ब्रीफ अप कर रहा हूँ। समन इशू हो सकते हैं, ठीक है, देयर इज अ पावर टू समन अ पर्सन, मतलब उसको बुलाया जा सकता है, ठीक है। समन क्या है? समन आर द मीडियम टू सीक इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर थिंग्स अंडर दिस लॉ। मतलब इंफॉर्मेशन आपसे ली जा सकती है आपको ऑफिस में बुला के। ओके, दिस प्रोसेस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 70। प्रॉपर ऑफिसर टू इशू समन during the course of any inquiry under this act, proper officer may issue summon to any person to appear before him and give evidence or produce documents। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं आपसे समन के दौरान। ओके। एक सर्कुलर इशू हुआ था जिसमें कहा गया है कि भाई किस तरीके से आपको समन्स इशू करना है, समन में क्या लिखा होना चाहिए। okay, आगे पढ़ते हैं। जो पर्सन को समन इशू हुआ है, समन मतलब उसको बुलाने का नोटिस इशू हुआ है, उस पर्सन को लीगली आना पड़ेगा या तो फिर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेजना पड़ेगा। ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपियरेंस टू समन, अगर आप लोग समन आपको आया है पर आप लोग अपियर नहीं होते हो, देन उसको हम कहेंगे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, एंड आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है एज पर सेक्शन नंबर 174 ऑफ इंडियन पेनल कोड, एंड आपके ऊपर फाइन एंड पेनल्टी भी लग सकती है। penalty mentioned under section 122 subsection 3 clause D। ठीक है, 25,000 CGST, 25,000 SGST, तो 50,000 की पेनल्टी लग सकती है आपको। ओके। जो भी समन आपके ऊपर इशू हुआ दैट इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन नंबर 193 एंड 228 ऑफ इंडियन पेनल कोड। अब ये गाइडलाइंस है कुछ समन के, ये आप लोग रीड कर लेना एक बार। मैं आपको ना एक काम करता हूँ, प्रैक्टिकल एक समन दिखाता हूँ किस तरीके से होते हैं। देखो ये रहा, दिस इज द समन। देखो ये आपको कहीं पर भी देखने नहीं मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आपको यहाँ पर समन देखने मिल रहा है जो रेगुलर लेक्चर में भी शायद ही आपको देखने मिलता हो। ओके। सो ये समन देखो इस तरीके से दिखते हैं। इधर ना डिन नंबर होता है, ठीक है, दैट इज डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे सीए को यूडिन बनाना होता है वैसे ही ऑफिसर को डिन बनाना होता है। यहाँ पर लिखा होगा टू श्री कुंज, मतलब जो भी है उसका नाम पर्सन का जो भी ऑथोराइज्ड है, दैट इज असेसी, उसका एड्रेस होगा। एंड नीचे लिखा होगा आई एम द ऑफिसर हु इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग इंक्वायरी अंडर जीएसटी। ठीक है, जो भी है। आई कंसिडर योर अटेंडेंस नेसेसरी टू गिव एविडेंस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। ओके। ठीक है, आपको जो भी कुछ भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो इन जो भी ये चीज लिखी हुई है उसका आप डॉक्यूमेंट साथ में लेके आना। जब आप मिलने आओगे तब डॉक्यूमेंट्स लेके आना। नाउ देयरफॉर इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर वेस्टेड इन मी अंडर सेक्शन नंबर 70, मतलब समन इशू करने का पावर मेरे पास है, तो मैं आपको बुला रहा हूँ, ठीक है, टू अपियर बिफोर मी इन पर्सन ऑन 20, जो भी डेट होगा वो टाइमिंग लिखा होगा एंड यहाँ पर प्लेस लिखा होगा। ठीक है। एंड जो भी इंक्वायरी हो रही है अंडर सेक्शन 70 इट वुड बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन नंबर 193 एंड 228 ऑफ इंडियन पेनल कोड। ओके। एंड अगर आप समन को नॉन कंप्लाई करते हो देन सेक्शन नंबर 174 175 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 के तहत आपके ऊपर जो भी पनिशमेंट होगी वो मतलब डाल सकते हैं, पनिशमेंट आपको कर सकते हैं वो। गिवन अंडर माई हैंड एंड द सील ऑफ द ऑफिस टू द डे, मतलब जो दिन समन इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर लिखनी होगी, ऑफिसर का नाम, उसका साइन, डेजिग्नेशन एंड जो भी होगा वो स्टैम्प। इज दैट क्लियर? ये समन होता है। समन क्लियर हो चुका। सेक्शन 71 पे आ रहे हैं हम अपन। लास्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट सेक्शन 72 एकदम ईजी है, वो मैं आपको 2 सेकंड में बता दूंगा। सेक्शन 71 क्या कहता है? एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस। अगर ऑफिसर के पास बिजनेस प्रीमाइस के एक्सेस करने का राइट्स है देन आपको उसको असिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो इंस्पेक्ट कर सकता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर एंड वॉट एवर इट इज। ओके। इट इज द ड्यूटी ऑफ पर्सन इन चार्ज ऑफ सच प्रीमाइसेस टू फर्निश द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स।
अगर एक्सेस ऑफ प्रीमाइस करने के टाइम पर कुछ भी असिस्टेंस चाहिए, फॉर एग्जांपल टैली है तो टैली का पासवर्ड चाहिए, ओके, सेल्स रजिस्टर निकालना है उसको, देन इन दैट केस आपको उसको असिस्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? एंड वो कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, तो यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है। Records prepared and maintained by registered person and declared to proper officer in the prescribed manner. ट्रायल बैलेंस अगर वो कहता है तो वो निकाल सकता है। स्टेटमेंट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिपोर्ट, एनी अदर रेलेवेंट रिकॉर्ड। अब ये जो एनी अदर रेलेवेंट रिकॉर्ड है, इट इट वाइडेंस द स्कोप, ये स्कोप को वाइडन कर देता है, ठीक है। Powers under section 71 may contrast with the powers issued under section 67 to inspect the premises. It may be noted that circumstances when each of these sections are applicable are not similar. Section 71 is more general in its scope and extent, whereas 67 is applicable only in specific instances. ध्यान देना 71 जनरल है, जनरल मतलब विदाउट रीजन टू बिलीव, विदाउट रीजन टू बिलीव, विदाउट हैविंग द सप्रेशन ऑफ स्टॉक, सप्रेशन ऑफ इनवॉइस, सप्रेशन ऑफ सप्लाई, तो भी आ सकते हैं सेक्शन 71 में। बट सेक्शन 67 में इंस्पेक्शन करने के लिए उसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए। ओके, सो 71 इज अ प्रिलिमिनरी स्टेज, देन 67 आएगा। ओके, 67 में फिर इंस्पेक्शन आएगा, देन सर्च एंड सीजर आएगा। इज दैट क्लियर? देन सर्च एंड सीजर में आपको अगर कुछ चीज संगीन मिलती है, देन सेक्शन 69 के हिसाब से अरेस्ट किया जा सकता है। ओके, अरेस्ट के पहले अगर आप चाहते हो कि आप एक बार मिलकर जाओ, तो सेक्शन 70 के हिसाब से आप उसको समन भी इशू कर सकते हो। I hope it is clear now. Okay, so here we complete with the entire chapter of inspection, search, seizure, and arrest. Thank you so much. Stay tuned for more such videos. Bye bye.